और पूरे मार्केट में ड्रोन उड़ के गया आज। कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब साथ में रहेंगे तो यहाँ जी पाएंगे, बाकी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बात को समझो। साहब बहुत भड़क गए हैं। कोई भी साधन भरो तो अपने अपने रिस्क पे भरना। अगर अपना सिस्टम अपडेट हो गया तो एक बार डॉक्टर साहब से, मैं डॉक्टर साहब से भी मिल लेंगे। भाई लोगों, जो जिसकी रिस्क पे खड़े रहना बाहर, अब कोई किसी की गारंटी वारंटी नहीं है। राजस्थान में बजरी माफियाओं का मायाजाल आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जिसने भी कोशिश की है या तो उसे जान गंवानी पड़ी या अंत में इन माफियाओं के साथ समझौता करना ही पड़ा। यह एक ऐसा कारोबार है जो अवैध होते हुए भी सरेराह सरेआम चलता आया है। बजरी की दलाली में सरकार के वे तमाम तंत्र मिले हुए हैं और बंदी, रिश्वत, कांटे पर घोटाले के बाद जो बजरी निर्माण के लिए पहुंचती है वह कम होने के साथ भी महंगी भी बहुत होती है। यह कहानी आप, मैं और सब जानते हैं, लेकिन इससे परे भी एक कहानी है जो कहानी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेईमानी के धंधे में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है और जब बेईमानी के साथ ही बेईमानी की जाने लगे तो सरेआम बंद में चलने वाला यह खेल सार्वजनिक हो जाता है और परत दर परत पोल खुलती ही जाती है। पेश है हमारी खास पेशकश, बजरी के खेले में सबके हाथ मेले। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और आज आपको दिखाएंगे रेत माफियाओं का पूरा खेला। ये किस तरह से उन्होंने यूआईटी की जमीन पर यहाँ पर अपना स्टॉक बना रखा है, जिसका ना तो वे किराया देते हैं, ना यूआईटी ने उनको किसी तरह की कोई परमिशन दे रखी है, ना तो उनके पास बेचने की कोई रॉयल्टी है और धर्म कांटे से मिली भगत से कई बार वे वजन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये पूरा खेला आपको दिखाएंगे। चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कुछ शॉर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। प्रतापनगर चौराहे को उदयपुर शहर का प्रवेश द्वार कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ चौराहा जाम ही रहता है। भले ही फ्लाईओवर यहाँ बना दिया गया हो, लेकिन नाकाफी ही साबित हुई है। सुबह शाम कमठाने वालों की मंडी लगती है तो दिन भर बजरी की अवैध मंडी से यह चौराहा धूल और रेत के गुबार से भरा ही रहता है। चौराहे से अंबेरी मार्ग और बलीचा मार्ग पर आने वाली सरकारी जमीन पर कब्जा करके बजरी के स्टॉक सालों से चल रहे हैं, जहां गुजरात की वैध रेती के साथ साथ राजसमंद और खरका की अवैध रेती भी बिक्री के लिए पड़ी रहती है। दमघोटू माहौल को देखते सभी है, लेकिन कार्रवाई की हिम्मत कोई नहीं कर पाया है। कुछ कदमों की दूरी पर प्रतापनगर थाना है। देर सवेर यहाँ भी बजरी से भरे डंपर, ट्रेलर, ट्रैक्टर, 6 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का वाहन आपको दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ से ज्यादा वाहन इन मार्गों में मिल जाएंगे, जिनमें भी बजरी अवैध ही, क्योंकि गुजरात की रॉयल्टी तो उदयपुर स्टॉक आते ही खत्म हो गई। एक बार यह ऑडियो जरूर सुनिए जो बजरी के कारोबार से जुड़े वाहनधारियों के ग्रुप से निकली और हम तक पहुंची है। भाई जिनका पेमेंट बाकी कृपया करके जमा कराओ। श्याम जी पेमेंट जमा कराओ। सन्नू बना, वीरेंद्र सिंह जी चावड़ा। देख लो, फोन आ रहे, फोन में नहीं उठा रहा हूँ, फिर कुछ भी चक्कर पड़ सकता है। फोन नहीं उठाने से गाड़ी भी आ सकती है और साधन भी ले जा सकती है, ध्यान रखना। दाता सन्नू बना के आगे पैसे मेरे पास जमा कर देना। अरे लक्ष्मण जी, मेरे पैसे जमा हुए कि नहीं हुए?
हरियाणा लोगों ने शर्म नहीं आवे 14 15 तारीख तक पेमेंट नहीं जमा करावे आगो फोन आ रहा परेशान कर रहा कनो भी दूसरा जमा ट्रैक्टर पकड़ ले गया तो अनार कटे हाथ बेरंगा शर्म ही नहीं आती इन लोगों को रोज सुन रहे हैं रोज बोल रहे हैं पैसे डालो एक आध फीट करेगा तो ही खबर पड़ेगा लेकिन जो जमा कराया वरना पकड़ ले जाएगा तो कोई मतलब निकलेगा फिर हुने गुटर को रोज बोलना पड़ेगा लोगों ने शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही इन लोगों में। भाई लोगों आज लास्ट तारीख है, अगर आज एंट्री जमा नहीं होगी तो आज के बाद एंट्री नहीं लेंगे वो, फिर अपने दम से साधन चला लेना, ऐसा बोल के गए हैं मेरे को। आज तारीख लास्ट है। आज सभी भाइयों से निवेदन है जिसके पैसे बाकी हैं वो दाता प्रेम सिंह जी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। सभी भाई ध्यान देवे फ़ोन आ गया है, एंट्री जमा नहीं हुई है, साहब बहुत भड़क गए हैं। कोई भी साधन भरो तो अपने अपने रिक्स पे भरना और चलाना, किसी भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी को फ़ोन भी मत करना। और हम उदयपुर में नहीं है, सब बाहर है। या जिन जिन के पैसे बाकी हैं कृपया करके 12 बजे पहले जमा करा दें। हाँ 10 तारीख हो चुकी हैं, फिर कुछ भी हो सकता है 10-12 बजे बाद, फिर किसी को बोलना मत। और जो भी आएंगे मैं वापस अंदर नहीं डालूंगा ग्रुप में, उन्होंने मना किया है 12 बजे पहले जो देते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मना ही कर देना, किसी से लेना मत। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इतने दिन नहीं दिए कोई बात नहीं, मगर आज 10 तारीख है, 12 बजे पहले पैसे जमा कराए। भाई लोगों जो जिसकी रिस्क पे खड़े रहना बाहर, अब कोई किसी की गारंटी वारंटी नहीं है, आपके स्तर पे आप खड़ा रहना और किसी को कुछ फ़ोन मत करना। आता लिस्ट डालो, फ़ोन आ गया, वो लिस्ट डाल देते थे, कौन कौन नहीं दे रहा, लेते रहेंगे देते रहेंगे। भाई लोगों जिन जिन का पेमेंट बाकी है कृपया करके जमा कराओ नहीं यार, जिन्होंने जमा कराए वो भी फंसेंगे। तुम्हारा जमा नहीं होगा तो वैसे आगे सिस्टम अपडेट नहीं होगा, तो जमा किए है जिसने पैसे दिए उनके भी कहीं ट्रैक्टर ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा बहुत तो सोचो यार, क्या बार बार बोलना पड़े। रोज़ तो हम चिल्लाते, तुम वैसे ध्यान नहीं देते, मगर आज तो 10 तारीख है, कम से कम ध्यान दो यार। एक बार ही बीच में ऐसे सिस्टम बिगड़ा था, रोज़ साहब आगे ट्रैक्टर ले जाते हैं, हवा निकालते हैं, पेमेंट भी नहीं ले रहे थे। वापस ऐसा सिस्टम क्यों बिगाड़ते हो यार। जिन जिन नाम के आगे पैसे नहीं जमा है कृपया करके वो नाम भरे पूरा, थोड़ा बहुत ध्यान दे। दिलीप बापू जिन जिन का पेमेंट बाकी है उनका अलग लिस्ट बना दो और बाकी वालों का नाम लिख दो, ताकि मैं आगे भेज दूँ कि ये साहब नहीं दे रहे हैं, इनको कुछ लग ही नहीं रहा है। सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया 7 तारीख हो गई है, जिन जिन भाइयों ने पेमेंट नहीं जमा कराया पेमेंट जमा कराओ। रोज आपको नहीं बोलना पड़े, नहीं गए महीने जो हालत हुई है वो हालत फिर इस महीने हो जाएगी। क्यों परेशान करते हो, आगे पीछे देना है जमा करा के ख़त्म करोगे यार। रोज आपको क्या बोलना पड़े, जल्दी से जल्दी जमा कराओ। दाता लिस्ट डालो किस किस का पेमेंट आया है, वहाँ से फ़ोन आ गया है। उदयपुर के प्रतापनगर चौराहे के इर्द गिर्द चलने वाले बजरी के इस अवैध कारोबार को नहीं रोके जाने के पीछे के असल कारण को आप समझ ही गए होंगे। यह सब खेल रिश्वत और बंदी का है। बजरी के स्टॉक वालों और इसका व्यवसाय करने वाले वाहनधारियों को बंदी थाने और माइनिंग विभाग तक पहुंचानी होती है। इसका कबूलनामा कारोबार में लिप्त लोग खुलेआम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जेएमसी और जय श्री राम आदि नाम के व्हाट्सएप समूह में भी पैसे इकट्ठे करने और थाने तक पहुंचाने की बात जरूर कही जा रही है। अपने आप में बड़ी पुष्टि यह भी है, जिसे चाहे भले ही कोई सिरे से खारिज कर दे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं उन तमाम लोगों से जिनका कहना है कि गुजरात से रॉयल्टी चुकाकर वैध रूप से बजरी लाते हैं और आसपास के इलाके तंग होने और ग्राहकों को कम बजरी की जरूरत होने पर एक जगह स्टॉक करते हैं और यहां से छोटे वाहनों में भरकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उसकी ना तो रॉयल्टी होती है, ना ही कोई स्वीकृति।
उनका स्टॉक है, मेरा स्टॉक नहीं है। आपकी गाड़ी तो है क्या? हेलो, अरे हनुमान जी वो काम चल रहा है ना, हाँ, इसके लिए डल रही है ऐसी। अच्छा, हाँ, बाकी किसी और के लिए नहीं डलती है? नहीं ये जगह आपकी है क्या? जगह हमारी नहीं है, हनुमान जी की जगह है यहाँ से पूरी ये। तो वहाँ रेती डाल रहे हैं, तो वहाँ काम चल रहा है, कारीगर काम कर रहे हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। अच्छा, बाकी किसी तरह का व्यापार नहीं करते हो आप? नहीं, व्यापारी नहीं। अच्छा, इसकी रॉयल्टी है? इसकी रेती की रॉयल्टी है? रेती की रोल्टी है ना, गाड़ी बिना रोल्टी बताओ रॉयल्टी का। आती है वो दे रहा है, खाली कांटे पे होगा, रोल्टी देगा वहाँ पे। कांटे पे रॉयल्टी कौन देता है? वो तो पार्टी को देगा रॉयल्टी तो। अरे जो खाली कांटा कराने जा रही गाड़ी, वहाँ पे रोल्टी देगा मेरे को। अच्छा, मंदिर के लिए लिया आपने रेती? हाँ। क्या नाम है आपका? फतेहलाल के भाई। ठीक है वैसे लोग आपका है? हाँ, अपनी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? राजेंद्र सिंह राणा। अच्छा, राणा साहब, ये माल जो है खाली होता है, इसकी रॉयल्टी प्राप्त होती है आपको? हाँ, रोल्टी प्राप्त होती है। गुजरात से रोल्टी पेड माल ला रहे हैं हम। अच्छा। टेलर से। उसके बाद यहाँ पर खाली होने के बाद उसकी रॉयल्टी तो वैधता समाप्त हो जाती है उसकी। आप जो बेचते हो उसकी रॉयल्टी है आपके पास? नहीं, हम जो गुजरात से माल मंगा रहे हैं वो रोल्टी पेड ला रहे हैं। अच्छा, और हमने नहीं, यहाँ जो बेचते हैं उसकी रॉयल्टी है क्या आपके पास? वो तो माइनिंग विभाग को हमने एप्लीकेशन दे रखी है स्टॉक परमिशन के लिए। हाँ। अभी तक उनका आगे हमारा विभाग जब जारी करेगा हम आपको जारी कर देंगे। पर अभी तो अवैध रूप से हो रहा है ना काम? नहीं, अवैध माल तो रोल्टी पेड है ना, अवैध कहाँ से हुआ? सर, वहाँ से तो रॉयल्टी वहाँ पेड आ रहा है, 100% मान ली आपकी बात। आप जो कह रहे हो बिल्कुल राणा साहब सच्ची बात है, पर रॉयल्टी का सिस्टम है कि डेस्टिनेशन पर आने तक रॉयल्टी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गुजरात से माल उदयपुर आया तो स्वतः ही रॉयल्टी समाप्त हो गई। मेरे को एक बात समझाओ आप, जैसे उदयपुर में तंग गलियों वाली बस्ती है, वहाँ से टेलर आता है, 22 चक्का गाड़ी आती है टेलर, वो 42 टन माल लेके आता है। और किसी ग्राहक को अगर 5-6 टन माल की जरूरत है, हाँ, तो वो उस 5-6 टन माल को कैसे ले जाएगा उन तंग गलियों? नहीं, 5-6 टन माल के आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। तो यहाँ पर रॉयल्टी की व्यवस्था होनी चाहिए ना, रॉयल्टी क्यों नहीं कटवाते हो यहाँ तो की? माइनिंग विभाग जारी करे ना, हम टीपी कटवाने के लिए तैयार है, पर माइनिंग विभाग में टीपी नहीं दे रहा है। हमने आवेदन कर रखा है माइनिंग विभाग में। अच्छा, नवीन जी शर्मा आए थे, हमने वहाँ माइनिंग विभाग में धरना भी दिया था, वहाँ ज्ञापन भी दिया था जी। कि मैं सभी को टीपी जारी करो। अब हम ये गुजरात से रेती आ रही, टेलर से आ रही है, वहाँ से ट्रैक्टर से नहीं ला सकते हैं जी, डंपर से ला सकते हैं। और ये जो ज़मीन है ये आपकी खुद की है? ये किराए की है। किसकी ज़मीन ये? ये विष्णु जी प्रजापति। जो गाड़ी गुजरात से आती है वो तो रॉयल्टी कटा के आती है, और उदयपुर आने पर उसकी रॉयल्टी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो आप इनको डंपर में, ट्रैक्टर में बेचते हैं, उसकी रॉयल्टी क्या है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। गुजरात से जो माल आता है उसकी रॉयल्टी होती है और उसका जीएसटी बिल भी आता है। उसके बाद हम यहाँ से अपन सप्लाई करते हैं पूरे उदयपुर के अंदर, तो ट्रैक्टर और डंपर से करते हैं। उसकी कोई रॉयल्टी का ऐसा कोई सिस्टम तो बनाया हुआ नहीं है सरकार ने। और बाकी हम सप्लाई यहाँ से करते हैं, माल 1 नंबर का है। तो जीएसटी बिल भी आता है उसका? जी सर। अब एक विषय में जानकारी ये चाहिए थी कि सर, हमने किसी से बात करी तो बता रहे थे कि भाई यहाँ पर 1000 टन से ऊपर रेती होती है तो उसको माइनिंग विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है स्टॉक की। ऐसी कोई परमिशन आपने ले रखी? ऐसी कोई जानकारी मेरे हिसाब से मेरे पास तो नहीं है, लेकिन और 1000 टन माल हम रखते नहीं है। हम 200 टन 300 टन के आसपास माल रखते हैं। 1000 टन से ऊपर हमने कभी माल रखा नहीं है, और इसी जानकारी माइनिंग से भी हमारे पास नहीं है, और ऐसी कोई जानकारी हमको मिली भी नहीं है। ये जो जमीन है ये आपके खुद की है या किराए पर? नहीं, लीज पे ले रखी है हमने जमीन। अब एक बात बताए कि जो लोग नगर निगम की या यूआईटी की जमीन पर स्टॉक बनाकर व्यापार कर रहे हैं, उससे कहाँ तक उचित मानते हैं? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास तो वैध लीज है, लीज ले रखी है मैंने, वो लीज पे काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि रॉयल्टी जो होती है वो ये कहा जाता है कि जैसे गुजरात से गाड़ी उदयपुर आई वो रॉयल्टी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो आप यहाँ पर स्टॉक करके बेच रहे हैं उसकी रॉयल्टी के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को, सभी विभाग को, कि आप जो बोल रहे हैं रॉयल्टी, गुजरात से जो रॉयल्टी कटती है, गुजरात से माल एमपी भी जा रहा है और इंडिया में जा सकता है, कहीं पे भी आ रहा है, वो रॉयल्टी पेड माल आता है और जीएसटी पेड माल होता है। उसमें कोई शंका समाधान नहीं है कि वो खत्म हो जाती है, वो यहाँ खाली होती है। रही बात यहाँ से भेजने की, अगर जो तंग गलियां हैं सिटी की, या जहाँ बड़े ट्रेलर नहीं जा पाते, गुजरात से 40 टन का
ट्रेलर आते हैं बड़े 22 चक्का, वो छोटी और तंग गलियों में नहीं जा पाते हैं, तो वहां पे हम यहाँ पे खाली करके लोकल लोग एक आधी गाड़ी या खाली करके यहाँ से छोटे साधनों में ट्रैक्टर द्वारा 408 पिकअप द्वारा हम छोटी छोटी गलियों में भेजते हैं। उसके लिए हमने डीएमजी ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, प्रशासन, आईजी साहब को, हमारे आल राजस्थान बजरी ट्रक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है नवीन जी शर्मा साहब जयपुर से यहाँ पधारे थे, और उनके नेतृत्व में हम सभी ने डीएमजी ऑफिस में, माइनिंग में और आईजी साहब को सभी को ज्ञापन दिया था कि साहब हमें भी एक टीपी जारी की जाए, ताकि यहाँ से हम वापस भर के जो लोकल सप्लाई करते हैं उसका निवारण किया जा सके। मतलब अभी यहाँ पर जो रॉयल्टी की कोई माकूल व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं। चलिए ठीक, इस बात से आपकी सहमत होता हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रोड के इस तरफ प्रताप नगर से जब हम जाते हैं तो राइट हैंड की तरफ जितने भी स्टॉक है वो तो किराए देकर अपना काम कर रहे हैं, पर रोड के उस तरफ जैसे हनुमान जी का मंदिर आता है उसके पीछे की साइड हम जाते हैं, जितने स्टॉक बने हैं वो सब यूआईटी की जमीन पर बने। इस तरह से यूआईटी की जमीन का उपयोग कर कर व्यापार करना कहाँ तक उचित मान? देखिए साहब, इस जमीन के उस साइड जो है स्टॉक कोई बड़े स्टॉक नहीं है, एक एक गाड़ी खाली करवा रखी है, और जब यूआईटी की रोड बनी थी सभी ने अपनी एक एक गाड़ी है, कोई बड़ा स्टॉक नहीं है। बड़ा स्टॉक तो आपके सवीना में है, भुआना में, उधर है प्रताप नगर में, कोई ऐसा बड़ा स्टॉक नहीं है जिसको आप स्टॉक आ सके। और मिनिमम 100 टन से अंदर नीचे बजरी आप खाली करते हैं तो उसके लिए स्टॉक की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और उसको कोई स्टॉक के परिभाषा में वो नहीं आता है। ठीक है सर, स्टॉक लगाने की कोई परमिशन किसी विभाग से मिलती है क्या? माइनिंग विभाग से मिलती है। अगर आप बड़ा स्टॉक रखते हो 1000 टन 1500 टन जो भी बड़ा स्टॉक रखते हो तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन माइनिंग विभाग देता है। वो कौन डिसाइड करता है कि 1000 टन वाला ही स्टॉक के क्राइटेरिया में आएगा? जो एक गाड़ी खाली करा रहा है 40-50 टन, वो स्टॉक के क्राइटेरिया में? ये माइनिंग जो रूल बने हुए हैं ना, माइनिंग विभाग का जो रूल एंड रेगुलेशन है राजस्थान सरकार का, उसके अंतर्गत ये कि 100 टन से कम अगर आप रॉयल्टी पेड माल खाली करवाते हो, गुजरात से आता है, उसके लिए आपको कोई स्टॉक वगैरह किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन 100 टन से जैसे आप ऊपर जाते हो या आप खाली करवा के स्टॉक करना चाहते हो तो उसके लिए माइनिंग विभाग से आपको टीपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वकील साहब हमारे साथ मौजूद थे, राणावत साहब, उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रॉयल्टी की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई आपको व्यापार दे रहा है तो आप भी रॉयल्टी की उचित और माकूल व्यवस्था करें, जिससे ये अपना सुगम और सरल व्यापार यहाँ कर सके। प्रतापनगर के आसपास काम करने वाले कई स्टॉक मालिक ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना कारोबार अवैध रूप से फैला रखा है। कैमरे को देखते ही कई लोग मौके से जाने लगे और कोई सामने आने को तैयार नहीं था। कईयों ने रसूख का प्रभाव बताते हुए हम तक पहुंचने के लिए बड़े रिश्तों को खोजने लगे। कई सफल भी हुए, लेकिन सच्चाई बताना हमारा पहला फर्ज है, जिसके आगे कोई बड़ा रिश्ता कभी काम नहीं आएगा। चलिए अब आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं जिसमें उगाही और तेज हो गई है, और इस बार तो थाने के साहब को बड़े डॉक्टर साहब की उपाधि दी गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि ड्रोन कैमरा उड़ गया है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब साथ में रहेंगे तो सभी जी पाएंगे। सिस्टम अपडेट नहीं हुआ तो कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सुनिए पूरा मसला क्या है। अरे फतेहलाल जी, मीडिया वाला कटे घूम ही रहा है, और मीडिया वाला घूमे मीडिया वाला कटे घूम ही रहा है। राजू दास जी महाराज के जमा हो गए साहब। भैया जी, किसी भाई ने जो पेमेंट जमा नहीं करा तुरंत जमा करावे। तारीख क्या होगी देख लो आपके हिसाब से, फिर परेशान करेंगे। और पूरे मार्केट में ड्रोन उड़ के गया, आज कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब साथ में रहेंगे तो यहाँ जी पाएंगे, बाकी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बात को समझो, फटाफट जिन भाइयों ने नहीं दिया दे दुआ के ख़त्म करो। कल भी बाड़े में पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे स्टॉक किन ने लगा रखा है। कल 4 बजे के 4:30 आसपास पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे स्टॉक किन ने लगा रखा है। मैंने बोला पूछ लो किन, मैंने नाम नहीं बताया अपने स्टॉक पे। 1-2 स्टॉक पे जाके वापस हो गए थे, प्रताप नगर पुलिस वाले थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो अपन क्लियर पूछेंगे, ऐसा कुछ होगा तो नहीं। बाकी उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर अपना सिस्टम अपडेट हो गया तो एक बार डॉक्टर साहब से, मेन डॉक्टर साहब से भी मिल लेंगे।
बाकी आज कल नाइट में कभी भी कार्रवाई हो सकती है। कल भी बोलने एक दो पुलिस वाले आए थे बाड़े के अंदर, सब जनों को पूछे किन किन का स्टॉक लगा रखा है, नाम बताओ। नाम तो किसी ने नहीं बताया, मगर वो मार पूरे बाड़े में घूम के गए और वीडियो करके गए। डॉक्टर साहब सेठ मतलब सब सेठ, आराम से काम करो, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब को खुश नहीं कर पाए तो सब खत्म हो जाएगा। कार्रवाई कभी भी हो सकती है। थाने में कौन डॉक्टर साहब है यह तो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कारोबारी ही बता सकते हैं। लेकिन अब हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो प्रताप नगर से बजरी लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने का काम सालों से कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले उसका डंपर प्रताप नगर थाना पुलिस यह कहते हुए लेकर आ गई कि इसमें अवैध बजरी है और वह अवैध रूप से काम कर रहा है, जबकि उसके पास वही रॉयल्टी रसीद थी जो सबके पास होती है। अब माइनिंग वाले 1 लाख की एनजीटी या 53,000 की चालान रसीद कटवाने की बात कर रहे हैं। वही थाने वाले गाड़ी छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरे प्रताप नगर और आसपास के इलाकों में बजरी का कारोबार उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से लोकपाल सिंह करता आया है, तो वह गलत कैसे हो सकता है? आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास खुद का डंपर है, जैसा आपने हमें बताया। कितने डंपर है आपके पास? मेरे पास एक महिंद्रा का छोटा डंपर है, टिपर। अच्छा, अब एक बात बताएं कि आप लोग जो माल भरते हैं डंपर वाले, जितने आपके साथी सहयोगी होंगे, वो माल कहाँ से भरता है? यही स्टॉक से भरते हैं हम, स्टॉक से भरते हैं। तो जब हमने इसकी पूरी पड़ताल करी तो हमने ये पाया था कि स्टॉक वालों के पास तो माल आने तक की रॉयल्टी उनके पास होती है गुजरात की, पर वे जब बेचते हैं तो उसकी रॉयल्टी उनके पास नहीं होती है। ऐसे में आप लोग वहां से माल भर के उदयपुर की हर कोने में माल ले जाते हैं, आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? साहब समस्याओं का सामना तो है ही है। हमने रोल्टी वहां जहाँ से हमने माल खरीदा है, हमने पैसे देके खरीदा है। अब हमारे पास उसका कोई भी सबूत नहीं है, हमारे पास कोई रोल्टी है ना कुछ कागज है। कभी बंद पड़े तो पुलिस प्रशासन रुकवा लेता है। भाई हमने तो पैसे देके माल खरीदा है। रोल्टी वो बोलते हैं रोल्टी पेड माल है, गुजरात से टेलर आया है। हम तो छोटे व्हीकल तो गुजरात गए ही नहीं है। गुजरात से टेलर आया है, स्टॉक किया है इन्होंने, हमने पैसे देके स्टॉक से भरी है। हमारे पास तो उस चीज का कोई है ही नहीं। तो अब पुलिस प्रशासन उसको बोल के गाड़ी रुकवाता है, बोलता है भाई तुम्हारे पास रोल्टी पेड माल नहीं है। तो साहब हम रोल्टी पेड माल हम कहाँ से लाए? हमने तो पैसे देके स्टॉक से भरी है। ये तो चीज पुलिस प्रशासन और माइनिंग वालों को चाहिए। भाई माइनिंग वाले हमारे को कोई रोल्टी दे, कोई टीपी दे, ऐसी कोई हमारे को कोई चीज देगा तो हम बताएं उसका। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास हमने वहां से पैसे देके गाड़ी भरी है, हमने पैसे दे दिए, हमारे पास कुछ भी नहीं। अब वो इस चीज को अवैध बताते हैं। भाई आप उस चीज को अवैध क्यों बता रहे हो? भाई माल तो गुजरात से आया है, रोल्टी पेड माल है, ये चीज है। आपका कहना भी सही है कि रॉयल्टी पेड माल है, पर जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं वो रॉयल्टी देने में असमर्थ क्यों है? और उसके पास कुछ है ही नहीं। उसके पास तो गाड़ी आई है उसकी, उसने स्टॉक पे खाली करवाई। उसके पास तो उसके सिर्फ आने तक का, माल के आने तक का और खाली होने तक का वो रोल्टी वैलिड है। बाकी वहाँ स्टॉक से उसके पास वो क्या देगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। हम क्या सरकार ने, यहाँ की सरकार ने कोई माकूल व्यवस्था या खनन विभाग ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं कर रखी रॉयल्टी की? कुछ भी नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। कई बार गाड़ी ले चुके हैं, प्रधान थाने में बंद करते हैं, कार्रवाई होती है, वापिस वो का डरा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरी गाड़ी पकड़ के ले गए, 21 तारीख को सवेरे 7:30 बजे मेरी गाड़ी मैं खाली करने जा रहा था, रुकवाई, पुलिस वाले बैठे अंदर, ले गए थाने के बाहर खड़ी कर दी गाड़ी को। अब मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, भाई आप यूं बोल रहे हो वो अवैध है, पर अवैध कहाँ से है? आप उस चीज को आप स्टॉक वालों पे कार्रवाई करो, आप माइनिंग विभाग को बुलाओ, आप बुला के गाड़ी को पकड़वा के ना बोल दे तो अवैध है। अब हम माइनिंग ऑफिस में जाए, माइनिंग वाले बोल रहे हैं 1 लाख रुपए एनजीटी लो, 53,000 की रसीद कटाओ। अब मैं 53,000 की रसीद 1 लाख एनजीटी लाऊं कहाँ से? पहली बात तो मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर बार चल रहा है, वो 15-20 हजार रुपए मेरे को दे रही है। मैं लोगों के सपनों के घर बनाने के लिए निकला हूँ मार्केट में। मैं ठीक है, मेरा घर चले ना भाई, ये अब वो ले गए, अब मैं 153 लाऊं कहाँ से? इसका कुछ नहीं तो तो होना चाहिए। ये किस तरह का, मतलब मेरे को समझ में नहीं। आज 18 दिन हो गए आपकी गाड़ी आपके पास नहीं है? मेरी गाड़ी प्रताप नगर थाना के बाहर लावारिस हालत में खड़ी है।
मेरे पास गाड़ी खड़ी करवाई है, ना किसी पुलिस प्रशासन ने फोन किया, नहीं मेरे को। मैं उल्टा जाके थाने में पूछूं तो क्या उसमें आपके ऊपर क्या उन्होंने आरोप क्या लगाया? घर रेती अवैध है, आपके पास में अवैध है, आपके पास कोई रॉयल्टी नहीं है। अब मैं तो रॉयल्टी तो जब खनन विभाग खुद ही रॉयल्टी नहीं काट रहा है तो आप रॉयल्टी लाओगे कहाँ से? बस वही तो दिक्कत आ रही है, ये दूसरे कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने मेरा मुंह, मेरी गाड़ी चली गई है, अब मेरी आत्मा रो रही है 20 दिन से। मैं कहाँ जाऊँ? मेरी गाड़ी रोज प्रतापनगर थाने के बाहर देखता हूँ। मैं भावुक हो रहा हूँ, इसलिए हो रहा हूँ भाई, मेरी गाड़ी खड़ी है, किसी को कोई लेना देना नहीं, सब अपने अपने धंधे में मशगूल है। उनकी वजह से मेरा घर कैसे चलाऊं? मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मैं माइनिंग ऑफिस ले जाकर छोड़ दूं, तुम चलाओ, मेरे छोरे को तुम पालो। मेरा धन ही गया, धर्म ही गया। मैंने तो पैसे दे के वहां से माल भरा ना, मैंने तो यूं तो है नहीं, मैंने अवैध कैसे चोरी की, डाका डाला, मेरे को तस्कर तो हूं नहीं, मेरे को प्रोफेशनल गुंडा तो कुछ हो नहीं। मैं मेरा घर बार चला रहा हूँ, मैं मेरे बीवी छोरों को लेके बैठा हूँ, एक गाड़ी है, मैंने माल 950 रुपए देके अक्षराज सिंह बाटड़ के वहां से भरा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, स्टॉक से उसके वहां से भरा, बेकायदा वो बेचारा खुद बोल रहा है भाई मैंने जहाँ से कैमरा लग रहा है वहाँ कैमरा में देख लो, गाड़ी वहां से भरी है। पर इस चीज को बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से और खनन विभाग के अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित करना तो उचित नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। आपने यहाँ रॉयल्टी की काटने की कोई व्यवस्था नहीं रखी, जबकि हमने तमाम लोगों से बात करी, तमाम लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन टीपी काटने को तैयार है तो हम टीपी कटवाने को तैयार है। उसके बावजूद इस तरह से आज 18 दिन होने पर भी लोकपाल सिंह जैसे जो एक गाड़ी पर निर्भर है, जिनका परिवार उस गाड़ी से चलता है, अगर 18 दिन से वो गाड़ी उनके पास नहीं है तो ये हम सब के लिए एक सोचनीय विषय है, क्योंकि इनका परिवार उस गाड़ी से ही चलता है। इन्होंने तो पैसे देकर वहां से माल खरीदा, अब वहां पर टीपी की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद अगर पुलिस प्रशासन इन्हें परेशान करता है तो ये तो उचित नहीं है। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी। इसीलिए सच का साथ दें, हम आपके साथ हैं। लोकपाल सिंह जी जैसे जितने भी ड्राइवर हैं, अगर वे वाकई में इस सारी चीजों से परेशान है तो आगे आए, हम आपका साथ जरूर देंगे। अब तक तो आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि किस तरह बजरी, रिश्वत और बंदी के खेले में सबके हाथ में ले। आइए इस कारोबार से जुड़े एक और बड़े घोटाले से आपको रूबरू करवाते हैं। भले ही बजरी गुजरात से आए, खरका से आए या राजसमंद से आए, सब लेट होने के बाद यह विभिन्न मार्गों पर किसी न किसी कांटे पर तुलने जाती है और फिर निकलती है। इन कांटों पर आप अपनी मर्जी से बजरी का वजन करवा सकते हैं। भले ही यहां से मिलने वाली रसीद पर सरकारी अप्रूवल भी दर्ज है। हमने बिना कांटे पर गाड़ी लगवाए 200 रुपए देकर रसीद कटवा ली, जो सबूत के रूप में काफी है। यहां पर स्टार कांटा, लोकप्रिय कांटा, गुरु कृपा कांटा, कंचन कांटा, पंचोलिया कांटा, अंबिका कांटा, पंचोलिया कांटा आदि मौजूद है, जहां से मिलने वाली रसीद देखकर ही ग्राहक बजरी खरीदते हैं, क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त कांटे जो हैं और रसीद को देखते ही आपको लग जाएगा कि बजरी सही तुली हुई है। तो देखा आपने किस तरह बजरी का मायाजाल उदयपुर में फल फूल रहा है। जब गुजरात की मान्यता प्राप्त बजरी उदयपुर में लाई जा रही है तो बंदी और रिश्वत क्यों देनी पड़ रही है? विभाग को आगे होकर सभी बजरी व्यवसायियों और इनसे जुड़े हुए लोगों को राहत देनी चाहिए। अगर अपना घर चलाने के लिए यह लोग रिश्वत और बंदी देने को तैयार है तो यही राशि विभाग में जमा हो जाएगी और राजस्व भी बढ़ेगा। इससे राजस्व और बढ़ेगा और ईमानदारी से यह लोग काम कर पाएंगे। वहीं सरकारी जमीन पर सालों से कैसे बजरी का स्टॉक हो रहा है। उदयपुर के सारे ही जिम्मेदार यहां से निकलते हैं, लेकिन उनकी आंखें यहां पर आकर बंद क्यों हो जाती है? यह भी एक विचारणीय विषय है। और
इसका जवाब सभी जानते हुए भी मौन है, लेकिन हम मौन नहीं बैठेंगे। नमस्कार।